हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो लास्ट टाइम हमने साइक्लिक ग्रुप स्टार्ट किया था, ठीक है। और उसके अंडर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया था। तो लास्ट जो हमारा एग्जाम्पल था वो था आपका यूएन, कि यूएन जो है वो साइक्लिक होता है कि नहीं होता है। जैसे आपका जेडएन होता है ना, सो जेडएन इज ऑलवेज साइक्लिक। बट व्हाट अबाउट यूएन? यूएन नीड नॉट बी साइक्लिक। कभी वो साइक्लिक होता है, कभी नहीं होता है। तो उसको जो है वो साइक्लिक है कि नहीं है, इस चीज के लिए, इस चीज को देखने के लिए आपको जो है उसको डायरेक्ट प्रोडक्ट में तोड़ना पड़ता है, ठीक है। वही चीज हमने लास्ट टाइम देखी थी। एक काम करते हैं, एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, देन वी विल प्रोसीड। सो यूएन की बात चल रही है, ओके। सो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि यू ऑफ 163 बताइए कि ये साइक्लिक है कि नॉन साइक्लिक है। ओके, ये क्वेश्चन है। तो अभी जो ये 163 है ना, ये खास नंबर है। खास नंबर इस तरह से है कि ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है। और आपको पता है कि u ऑफ p जो है वो किसके आइसोमॉर्फिक होता है? वो आपका z ऑफ 5p के आइसोमॉर्फिक होता है। व्हाट इज फाइ ऑफ p? वी नो दैट कि फाइ ऑफ p होता है आपका p माइनस वन, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसके आइसोमॉर्फिक हो गया? z ऑफ p माइनस वन। और जेड एन हमेशा होता है साइक्लिक, यानी कि जेड ऑफ p माइनस वन क्या हो गया? साइक्लिक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो u ऑफ p हुआ ये क्या हुआ? साइक्लिक। तो यहाँ से आप एक चीज समझ सकते हो कि u ऑफ p इज ऑलवेज साइक्लिक। व्हाई? बिकॉज वी नो दैट, ये चीज हमने रिजल्ट में भी लिखी थी कि आपका जो u ऑफ p होता है ना, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू z ऑफ p minus 1. So obviously z of p minus 1 is always cyclic, therefore u of p is always cyclic. So from this you can say कि p जो है इस केस में कितना है? 163 है। तो u of 163 जो है ना वो आपका z of 162 के आइसोमॉर्फिक है। इसीलिए आपका u of 163 कैसा है? साइक्लिक है। ओके, तो ये क्वेश्चन मार्क में हटा देती हूँ। सो दिस इज साइक्लिक, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए आपका u ऑफ 50 लेती हूँ मैं, ओके। व्हाट अबाउट u ऑफ 50? अब 50 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, तो इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो 50 को आप कैसे लिख सकते हो? 25 दुनिया 50, यानी कि u ऑफ 2 इंटू 5 का स्क्वायर। अब आपको पता है 2 और 5 का स्क्वायर जीसीडी 1 होता है, यानी कि मैं इसको जो है तोड़ सकती हूँ। कैसे? मतलब इसको मैं जो है ऐसे लिख सकती हूँ कि दिस इज आइसोमॉर्फिक टू u ऑफ 2 इंटू यू ऑफ 5 स्क्वायर, ठीक है, विच इज फर्दर आइसोमॉर्फिक टू। अब u ऑफ 2 किसके आइसोमॉर्फिक होता है? याद है आपको, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू z1, ठीक है ना। तो इंटू u ऑफ 5 स्क्वायर कितना होगा? u ऑफ 5 स्क्वायर यानी कि इतना कि z ऑफ 5 ऑफ 5 स्क्वायर। अब बताइए 5 ऑफ 5 स्क्वायर कितना? 5 स्क्वायर में से 5 माइनस कीजिए तो 25 में से 5 माइनस हो जाएगा, यानी कि 20 आ जाएगा। सो ये u ऑफ 5 स्क्वायर इस की जगह हम z20 लिख सकते हैं, ओके। एंड यू नो कि दिस z1 क्रॉस z20, दिस इज साइक्लिक और नॉन साइक्लिक? दिस इज साइक्लिक। देखिए ये क्या है? ये आपका इसके पास एक ही एलिमेंट है, जीरो आइडेंटिटी। तो ये वन ऑर्डर का हो गया। अब Z20 में मैक्सिमम ऑर्डर कितना है? मैक्सिमम ऑर्डर हो गया आपका कितना? 20, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एलसीएम लूं, एलसीएम ऑफ 1 20 तो कितना आ जाएगा? ये 20 आ जाएगा। और 20 किसके बराबर है? दिस इज ऑर्डर ऑफ दिस U50, और यू कैन से दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ Z1 क्रॉस Z20, ठीक है, विच इज एक्चुअली ऑर्डर ऑफ व्हाट? U50, ठीक है ना। U50 का ऑर्डर कितना होता है? 5 और 50 होता है ना। सो यहाँ से आपने देखा कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। दिस इम्प्लाइज कि आपका जो U50 है ये कैसा है? इज साइक्लिक, ठीक है ना। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गई। चलिए अब थोड़ा सा जो है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नए ग्रुप की, दैट इज योर जनरल लीनियर ग्रुप एंड स्पेशल लीनियर ग्रुप, ओके। इसके बारे में हमने बात नहीं करी थी, GLN/F, ओके। तो इसमें ऑब्वियसली दो केस आएंगे। केस नंबर 1 आसान है कि एक तो फील्ड आपका क्या हो जाएगा? इन्फानाइट हो जाएगा। जब आपका फील्ड इन्फानाइट है तो उस केस में ऑब्वियसली फील्ड क्या क्या आता है? आपका R हो गया, Q हो गया, C हो गया, राइट। तो इस केस में आपका
जी एल एन ओवर एफ जो है क्या होगा, तो सबसे पहली बात कि हम n को लेते हैं 1। ओके, तो ये हो जाएगा GL1/f। और आपको पता है कि किसके आइसोमॉर्फिक होता है, ये आपके R स्टार के आइसोमॉर्फिक होता है। अब बताइए कि R स्टार साइक्लिक है कि नॉन साइक्लिक है। ऑब्वियसली दिस इज नॉन साइक्लिक। ठीक है, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिससे आप पूरा रियल का सेट जनरेट कर सको। सो दिस इज नॉन साइक्लिक एंड देयरफॉर GL1/f इज नॉन साइक्लिक। वैसे ही अगर ये Q स्टार के भी आइसोमॉर्फिक है, C स्टार के भी आइसोमॉर्फिक है, अगर आप फील्ड चेंज करते हो तब भी ये नॉन साइक्लिक ही रहेगा। ठीक है, सो यू कैन से कि GL1/Q, this is isomorphic to Q star, this is also non cyclic। okay, similarly GL1/C is isomorphic to C star, which is again non cyclic। ओके, तो एक चीज आप समझ गए कि केस फर्स्ट में क्या रहेगा, नॉन साइक्लिक रहेगा। और आपको ये चीज पता है कि व्हेन n इज इक्वल टू 2, और यू कैन से n इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2, इस केस में आपका क्या हो जाएगा, GLN/F ये हमेशा नॉन अबिलियन होता है ना। और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अगर ग्रुप नॉन अबिलियन है इसका मतलब है कि वो नॉन साइक्लिक है, बात खत्म। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि केस फर्स्ट के टाइम पर ये तो हमेशा क्या रह रहा है, नॉन साइक्लिक ही रह रहा है। ठीक है, देखते हैं कि केस सेकंड में क्या होता है जब आपका जो है फाइनाइट फील्ड लेते हो आप। ओके, सो केस सेकंड व्हेन एफ इज फाइनाइट, उस केस में हम एफ क्या लेंगे, जेड पी लेंगे, है ना। तो एफ पी की जगह मैं लेती हूँ जेड पी। ओके, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, जब आपका n इज इक्वल टू 1 है तो GL1/ZP। ओके, ये किसके बराबर आ जाएगा, ऐसे एलिमेंट्स जिनका क्या हो, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, मतलब सिर्फ जीरो को हटा देंगे तो ये जेड पी स्टार के ही बराबर आ जाएगा। और आपको पता है जेड पी स्टार मतलब क्या होता है, इसको चाहे आप यू ऑफ पी लिख दो जो अभी हमने ऊपर कहा, या फिर आप इसको जेड P-1 लिख दो, सेम ही बात है। तो ये तो क्या है, ये तो साइक्लिक है। ठीक है ना, इसलिए आपका जो है जेड GL1/ZP, दिस इज व्हाट, दिस इज साइक्लिक। ठीक, और अगर आप n ग्रेटर देन इक्वल टू की बात करो तो सेम बात है, क्या कि यहाँ पे जो है आपका GLN/ZP हमेशा क्या रहेगा, दिस इज नॉन अबिलियन रहेगा, क्योंकि इसके अंदर मैट्रिक्स आती है तो मैट्रिक्स कम्यूट नहीं करेंगी। सो दिस इज नॉन अबिलियन, दिस इंप्लाइज कि दिस इज नॉन साइक्लिक। ओके, तो मतलब सिर्फ एक ही केस है, कौन सा, n इज इक्वल टू 1 और फील्ड आपका फाइनाइट हो, यही केस है जिसमें साइक्लिक हो सकता है। ठीक, इसी तरह से आप दूसरी बात कर सकते हैं किसकी, स्पेशल लीनियर ग्रुप की, यानी कि SLN/फील्ड। इसमें भी सेम ही बात है, सेम चीज है। तो अगर इसमें भी दो केस लेके चलेंगे, या तो मैं डायरेक्टली लिख दूं, एक काम करते हैं, चलो लिख ही लेते हैं। केस नंबर 1, जब आपका क्या है, एफ इनफाइनाइट है। ओके, जब आपका एफ इनफाइनाइट है तो उस केस में क्या हो जाएगा, एस, हाँ n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो SL1/f ये किसके बराबर आता है, दिस इज एक्चुअली आइडेंटिटी 1 के बराबर ही आता है, क्योंकि 1 का डिटर्मिनेंट ही 1 होता है। तो ये तो क्या है, दिस इज ऑलवेज साइक्लिक। ओके, तो चाहे आप f जो है r लो, चाहे q लो, चाहे c लो, ऑलवेज साइक्लिक, सब में से वो 1 1 उठा देगा। ठीक है, और जब आपका n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा तो उस केस में ये हमेशा क्या होता है, दिस इज नॉन अबिलियन, नॉन अबिलियन, तो इसीलिए नॉन साइक्लिक। ठीक है, पहले वाले केस में जो है यहाँ पे भी नॉन साइक्लिक आ रहा था। ओके, सेकंड केस अगर हम बात करें तो केस नंबर सेकंड, जब आपका फील्ड कैसा हो, फील्ड आपका हो फाइनाइट, यानी कि हम क्या लेंगे, जेड पी लेंगे। ठीक है, तो उस केस में भी अगर आप n इज इक्वल टू 1 लेते हो तो ये एकदम ऊपर वाला केस बन जा रहा है कि SL1/ZP, ये कितना आ जाएगा, ये आपका 1 ही तो आएगा, इसमें से ये 1 उठा लेगा। ठीक है ना, ये क्या है आपका, दिस इज साइक्लिक, तो ये साइक्लिक हो जाएगा। और वहीं पर अगर आप n इज इक्वल टू और n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेते हो तो उस केस में आपका ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज नॉन अबिलियन, सो ऑलवेज नॉन साइक्लिक। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सो दिस इज नॉन साइक्लिक। तो इस तरह से हमने जनरल लीनियर ग्रुप और स्पेशल लीनियर ग्रुप को भी स्टडी कर लिया कि भाई इनमें से कौन सा साइक्लिक और कौन सा नॉन साइक्लिक है। ठीक है, ओके। अब
आगे थोड़ा सा थ्योरम्स की तरफ चलते हैं, थ्योरम्स या फिर कह लीजिए कुछ स्टेटमेंट की बात करते हैं। मैं थोड़ा सा जनरेटर के बारे में बात करूंगी। ओके, यू कैन से नंबर ऑफ जनरेटर, जस्ट जनरेटर। ओके, इसमें से मैंने कुछ चीजें पहले ही बताई है, कुछ अभी बता देती हूँ। देखो, अगर मैं ये कहूँ कि नंबर ऑफ जनरेटर इन जेड एन के पास आप कैसे पता लगाओगे कि भाई कितने जनरेटर है? ठीक है, इस चीज को समझने का सिंपल सा तरीका है, वो ये कि देखो, हमें पता है कि जेड एन तो साइक्लिक होता है। इसका मतलब क्या कि ऑर्डर ऑफ जेड एन, और मान लीजिए ए क्या है, जनरेटर है, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ ऑर्डर ऑफ जेड एन कितना है, एन है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए कितना हो गया, एन हो गया। एंड वी नो, व्हाट वी नो, कि ऑर्डर ऑफ ए जो है ना, वो ऑर्डर ऑफ जेड एन को क्या करता है, डिवाइड करता है। फिर इसके बाद मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर एलिमेंट का ऑर्डर कुछ भी है, ठीक है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट ऑर्डर कितना होता है, 5n के बराबर होता है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n कितना हो जाएगा, 5n हो जाएगा। ठीक है, दिस इज, मैं सिर्फ zn के केस की बात कर रही हूँ फिलहाल। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 5n हो जाएगा। सो नंबर ऑफ जनरेटर इन zn इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 5n हो गया। ओके, सो दिस इज 5n। ठीक, अब बात करते हैं नंबर ऑफ जनरेटर इन जी, वेयर जी इज साइक्लिक। ओके, अब यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट का यूज करना है कि मान लीजिए किसी भी, कोई भी एक जी है, ठीक है, जी अगर साइक्लिक है, ओके, और अगर ऑर्डर ऑफ जी मान लीजिए एन है, ठीक है, तो ये जो जी होगा ना, ये आइसोमॉर्फिक होगा जेड एन के साथ, ऑलवेज। ठीक है, जेड एन में हमें पता है कि आप कोई भी एन ले लो, एक से लेकर जितना भी आपने लेना है, वो हमेशा साइक्लिक होता है। तो अगर आप कोई साइक्लिक ग्रुप ले रहे हो जिसका ऑर्डर एन है, तो वो जो जी होता है ना, वो जेड एन के आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, इसके ऊपर हमने एक थ्योरम भी पढ़ा था कभी बहुत पहले कि नंबर ऑफ जनरेटर इन जी हुज ऑर्डर इज एन इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो बस उसी चीज को थोड़ा सा हम यहाँ पे याद करने के लिए ये चीज आपको बता रही हूँ मैं कि नंबर ऑफ जनरेटर इन जी वेर जी इज साइक्लिक, और इसका ऑर्डर अगर एन है, तो हम ये कह सकते हैं कि कितने जनरेटर होंगे, नंबर ऑफ जनरेटर इस केस में कितना होगा, जितना आपका जेड एन के पास है, यानी कि 5 है। ठीक है ना, क्योंकि ये जी जो है ना, जेड एन की तरह ही बिहेव कर, बात समझ गए आप? तो कोई भी अगर जी है, हमें मालूम नहीं है, और उसका ऑर्डर आपको पता है, तो आप जो है उसके जनरेटर निकाल सकते हो। क्या कर लेना है, 5n निकाल देना है। तो यहीं से आप एक चीज बताइए कि इसी थ्योरम का अगर मैं एप्लीकेशन पूछूं, तो बताइए कि अगर आपका यूएन साइक्लिक है, ओके, इफ यूएन इज साइक्लिक, तो इसके कितने जनरेटर होंगे। ओके, इफ यूएन इज साइक्लिक, देन नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ यूएन, नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ यूएन, क्या आप बता सकते हैं कितने जनरेटर होंगे? सिंपल है, देखो, अगर आप यूएन की बात करें, तो यूएन का ऑर्डर कितना होता है, ऑर्डर ऑफ यूएन ये होता है आपका 5n। ठीक है, अब ये ऑर्डर हो गया, और जनरेटर का नंबर कैसे निकालते हैं कि ऑर्डर का 5 निकालना होता है। सो नंबर ऑफ जनरेटर फ्रॉम अबव दिस सेकेंड थ्योरम और सेकेंड स्टेटमेंट, कि नंबर ऑफ जनरेटर कितना हो जाएगा, इट इज 5 ऑफ दिस 5n। ठीक है, तो ये क्या है, एक्चुअली दिस इज ऑर्डर ऑफ यूएन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे कि यूएन का ऑर्डर, यूएन का के अंदर कितने जनरेटर हैं, इट इज इक्वल टू 5 ऑफ 5। ठीक, ओके। दूसरी बात, चौथी बात, कि अगर आपका कोई इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप है, ओके, अगर कोई इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप है, ओके, मान लेते हैं उसको जी कह लेते हैं। ठीक है, इस केस में, ओके, साइक्लिक ग्रुप है, मान लीजिए उसको हम नाम देते हैं जी। तो वो जी जो है ना, वो हमेशा आइसोमॉर्फिक होगा किसके, जेड के, क्योंकि जेड भी क्या है, एक इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, तो इसके आगे आप ये चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे कि इन फ्यूचर अगर आपके सामने कोई इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप आता है अदर देन दिस जेड, तो वो हमेशा जेड के आइसोमॉर्फिक होगा। अब ये बताइए कि जेड के पास कितने नंबर ऑफ जनरेटर होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जी के पास कितने नंबर ऑफ जनरेटर होंगे, 2। सो इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज प्रिसाइजली 2 जनरेटर्स। ठीक है, अगर एक ए होगा तो दूसरा कौन सा होगा, अगर एक ए है तो दूसरा ए इनवर्स होगा। ठीक है, एक 1 और एक -1, जैसे कि जेड के केस पे। ठीक है,
चलिए एक और स्टेटमेंट देखते हैं। हमने लास्ट टाइम एक एग्जांपल देखा था जहां पे आपका Z4 Z4 ये जो है ना ये नॉन साइक्लिक आ रहा है, ठीक है। अब सवाल ये है कि ZM क्रॉस ZN कि ये साइक्लिक कब हो, ठीक है। सो दिस इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ जब आपका ये जो M और N है ना ये आपस में को प्राइम हो, यानी कि M और N का जो जीसीडी है, ओके, ये कितना हो, ये आपका 1 आ जाए, तो उस केस में हम कहेंगे कि ये दोनों ZM क्रॉस ZN जो है वो साइक्लिक है। ओके, सो जीसीडी ऑफ MN इज इक्वल टू 1। ये चीज भी आप ध्यान में रखें, ठीक। तो इन फ्यूचर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं जैसे कि Z15 देती हूँ मैं, ठीक है। ऑब्वियसली Z15 तो आपका क्या है, Z15 तो है ही साइक्लिक है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि आपको पता है कि अगर ZM क्रॉस ZN होता है सो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू व्हाट, इसको हम डायरेक्टली ZMN लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने कहा कि Z3 क्रॉस Z5 है, ठीक है। और हमने ये चीज पढ़ी थी कि अगर M और N आपस में रिलेटिवली प्राइम है तो इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना, Z15। अब देखो ये Z15 कैसा है, साइक्लिक है। तो इसका मतलब क्या है कि जिसके साथ ये आइसोमॉर्फिक होगा ये भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो यहीं से इस स्टेटमेंट को आप ध्यान में रख सकते हो। चलिए लास्ट स्टेटमेंट देखिए। लास्ट स्टेटमेंट ये है जो आप जानते ही हैं कि इफ ऑर्डर ऑफ जी जो है वो प्राइम नंबर हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि जी जो है उस केस में क्या है, साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत ही पुराना थ्योरम है और बहुत ही फेमस थ्योरम है कि इफ ऑर्डर ऑफ जी इज प्राइम देन जी इज साइक्लिक। इसका डिटेल प्रूफ आपको जो है इस चैनल पे वैसे भी मिल जाएगा। तो इस चीज को बस आपने याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ जी अगर प्राइम है तो वो हमेशा साइक्लिक होगा, लेकिन इसका जो है ना कॉन्वर्स ट्रू नहीं होता है। यानी क्या कि इफ जी जो है वो साइक्लिक है तो जरूरी नहीं है कि उसका ऑर्डर प्राइम हो, ठीक है। तो इससे आप ये नहीं कहोगे कि इफ जी इज साइक्लिक देन दिस डजंट इम्प्लाइज कि ऑर्डर ऑफ जी इज प्राइम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल दूं तो जैसे Z6 हो गया, तो Z6 क्या है, 6 प्राइम नहीं है, बट स्टिल ये क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है। ओके, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको साइक्लिक ग्रुप के बारे में ध्यान में रखनी है, ठीक है। आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है। बट इन द नेक्स्ट वीडियो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज नंबर ऑफ पॉसिबल अप टू आइसोमॉर्फिज्म। ओके, तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आगे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।